हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग अपने सेल वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक्स को, कुछ साइंटिस्ट के बारे में, सेल थ्योरीज के बारे में। ठीक है, अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। सेल वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर्स। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इससे पता चलेगा कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 देकर के आए हो कि नहीं। ठीक है, आइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ओवरव्यू ऑफ सेल, और इसमें मैं आपसे सबसे पहला सवाल मैं आपको पूछूंगा कि भाई एनिमल वाले सेल में जो आउटर रीजन था वहां पर मौजूद था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों बात एक ही। और जो प्लांट वाला सेल है उसके आउटर रीजन में मौजूद था सेल वॉल। तो ये जो चीज है कि प्लांट वाले सेल में सेल वॉल मौजूद था, ये किसने बताया? क्या शेल्डन ने बताया या फिर श्वान ने बताया? मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि जो शेल्डन थे वो बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लांट सेल, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय होम? शेल्डन और श्वान। ठीक है, आप कमेंट में बताना ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, शेल्डन ए और श्वान बी। ठीक है, चलिए मैं कमेंट्स में चेक करूंगा आप लोगों का। ठीक है, आप कमेंट में बताओ जवाब है ना, क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग आगे लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में आप ये बात समझो कि आपका एनसीईआरटी स्टार्ट करता है कि भाई 2 तरह का सेल के बारे में वो जिक्र करेगा। पहला जो वो जिक्र करेगा कि भाई हमारे आसपास में प्लांट वाला सेल भी होता है। बोले हाँ भाई होता है, कौन सा है, किसके बारे में बताओगे? तो ये बताता है अनियन पील सेल के बारे में। ठीक है, अनियन पील मतलब क्या? प्याज का छिलका। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका एनिमल सेल के बारे में, दूसरा है आपका एनिमल सेल के बारे में। और यहाँ पर जो एनिमल सेल लिया गया था वो क्या था? वो था ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि भाई एक सेल में क्या होता है, इसको एकदम ध्यान से समझना है बात को। ठीक है, एक सेल को जब आप देखते हो, ये जो बाहर में जो मेम्ब्रेन होगा सेल में, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन, हालांकि ये बहुत बेसिक बात, इसको थोड़ा सा स्पीड में हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब समझना अच्छे से। ठीक है, और इसके बीच में एकदम सेंटर में, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एकदम सेंटर में ये पाया जाएगा क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, और एकदम ध्यान समझना है बात को। ये जो साइड में जो स्पेस है ना, ये जो जगह है, यहाँ पर होता है कुछ लिक्विड सब्सटेंस, कुछ मैट्रिक्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है भाई? साइटो जो शब्द है, ये साइटो का मतलब होता है सेल, और ये जो प्लाज्म शब्द है, प्लाज्म शब्द आया है कहाँ से? प्लाज्मा से। और प्लाज्मा का मतलब होता है क्या? लिक्विड, मतलब सेल में पाया जाने वाला लिक्विड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है ना साइटोप्लाज्म, इसको बोला जाता है मेन अरीना ऑफ द सेल, जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है। इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब हुआ कि ये वो पानी वाला जगह है जहाँ पर सेल में होने वाला मैक्सिमम रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शंस यहीं पर होता है। कोई भी रिएक्शन जो भी होना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी समझो कि रिएक्शंस के लिए वाटर जरूरी है और वाटर वाला स्पेस यही है। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं मेन अरीना ऑफ द सेल वेयर सेल्यूलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था, इससे क्वेश्चंस भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर ये मेन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है सेल का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये जो न्यूक्लियस है इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल, या फिर इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड एंड कमांड सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये सब एकदम सिंपल सी बात है। अब एकदम ध्यान रखना, एकदम ध्यान से सुनना बात को, समझना अच्छे से कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए बड़ा बड़ा ऑर्गन्स है। वैसे एक छोटा सा सेल में अलग अलग फंक्शन के लिए छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, हमारे बॉडी में ऑर्गन, छोटा वाला सेल में ऑर्गेनेल्स। इसी ऑर्गेनेल्स को आप पढ़ते हो क्या? रटते हो दिन भर ना, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब ये पावर जनरेट करेगा, मतलब ये एनर्जी जनरेट करेगा। तो ठीक वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनका अलग अलग अपना फंक्शंस होता होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना दिए और इसको हम लोग बोल दिए क्या? इसको हम लोग बोल दिए ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स। अब ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं भाई? ये ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? ये ऑर्गेनेल्स जो है पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। ठीक है, परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, अब ये क्या क्या फंक्शन करते हैं एकदम ध्यान से समझना बात को। ये ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम। इसको पहले राउंड करो, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा।
ठीक है, चलिए आइए देखिए। और देखिए ध्यान से क्या क्या हो सकता है। तो आप ये बात पढ़ते हुए इसमें जो है, जैसे आप सबसे पहले ज़्यादा आप नाम सुनते हो किसका? आप नाम सुनते हो माइटोकॉन्ड्रिया का, आप नाम सुनते हो किसका? आप नाम सुनते हो गोल्जी अपैरेटस का, आप नाम सुनते हो किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आप नाम सुनते हो राइबोसोम का, है ना। एकदम ध्यान से समझना है बात को कि ये सारे क्या हैं, ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं मेजर जो डिफरेंस बताऊंगा वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या होता है, और प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है ना कि ये जो आपका ओवरव्यू ऑफ सेल है, यहाँ पे सेल के बारे में बताया हुआ है और ये पूरा चैप्टर में आपको सेल के बारे में पढ़ना है। तो आगे जो जो ऑर्गेनेल्स आप पढ़ने वाले हो उसका थोड़ा थोड़ा जिक्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ को आप आगे पढ़ते ही हो। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा पॉइंट्स जो कि हो सकता है नीट में दे दे, जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने से आपको डिस्टर्ब करेगा, वो सारी चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेंगे और थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। चलिए आइए समझिए बात को। तो यहाँ पे आप समझो एक चीज कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना हुआ है सेल का, और सेल के अंदर में जो एक न्यूक्लियस है उसके अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है, जैसे मान लो कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है चलेगा, कोई दौड़ेगा, कोई दहाड़ेगा, कोई तैरेगा, किसी का कद जो है लंबा होगा, किसी छोटा होगा, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये एक सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल में स्टोर्ड रहता है। आया बात समझ में। तो हमारे पास जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो सेल होगा, इस सेल के अंदर में यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा क्या? जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये क्या करेगा? ये स्टोर करेगा, किसको स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ये स्टोर करेगा किसको? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। आया बात समझ में। और ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, इसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग कह रहे हैं क्या? इसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग कह रहे हैं क्या? डीएनए। और ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये हो सकता है कि क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाए। तो यहाँ से आपको ये बात समझना है बस, यहाँ से आपको ये बात समझना है बस कि एक सेल के अंदर में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या करता है? स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि इसको डिफाइन करता होगा, उसको कैरेक्टराइज करता होगा, ठीक है, उसको वो स्टोर करेगा। और इस जेनेटिक मटेरियल का एग्जांपल होता है क्या? डीएनए, ठीक है। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये डीएनए आरएनए हो सकता है कि क्रोमेटिन के फॉर्म में भी हो, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे जाके आप इसका डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? चलो ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, ये टिंगू भाई का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए आइए आगे, अब ध्यान से समझना बात को, ठीक है। तो अभी हम लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका जो एनसीईआरटी है वो जिक्र करता है थोड़ा सा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर हल्का सा चीज़ों को समझेंगे कि भाई एक जो आपका एनिमल सेल है, एक जो आपका एनिमल सेल है उसमें क्या चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। एनिमल सेल है उसमें क्या चीज़ें पाई जाएंगी, और एक जो प्लांट वाला सेल है उसमें क्या चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। तो जो हमारे पास एनिमल सेल है ना, जो हमारे पास एनिमल सेल है उसमें जो आउटर जो लेयर होगा, ठीक है, उसमें जो आउटर लेयर होगा ये बनाता हो किसका? ये बना हुआ है किसका? ये बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। लेकिन यही जो आपका प्लांट सेल है इसमें जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है ये बना हुआ है किसका? ये बना हुआ है सेल वॉल का, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा रखा है पहले भी, अब इसको ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है जो आपका एनिमल सेल में पाया जाएगा वो होता है क्या? वो होता है सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल है ये यहाँ पर क्या होता है? जो आपका सेंट्रियोल है ये होता है एब्सेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज़ कि सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है। सेंट्रियोल का मतलब होता है कि जब एक सेल जब डिवाइड करने लग जाएगा, जब वो अपना सेल डिवीजन करेगा, तो सेल डिवीजन के टाइम में जो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आपका डीएनए होता है, वो डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्रोमोजोम में। और ये जो क्रोमोजोम है ये क्रोमोजोम आ जाता है मिडिल में, ठीक है। ये क्रोमोजोम आ जाता है कहाँ पर? मिडिल में। तो इस मिडिल में जो क्रोमोजोम आ गया, इसको यहाँ से एक ऐसा जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेगा? इस क्रोमोजोम को, यहाँ पर जो क्रोमोजोम है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को ये खींच लेगा इधर, और जो इस वाले पार्ट को ये खींच लेगा इधर, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? एकदम ध्यान से समझना है बात को। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा ना। तो ये जो जाल जो निकला, ये जाल को निकालने वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को बोला जाता है क्या? सेंट्रियोल, ठीक है। समझ में आ रहा है बात?
पॉइंट ये है कि जो एक सेल है जब वो डिवाइड कर रहा होगा तो उसके लिए जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को अलग करना पड़ता है ना, अलग करना पड़ता है। क्यों? ताकि ये जो सेल जब डिवाइड होगा ना, तो ये जो क्रोमोजोम है उसका ये जो आधा वाला पार्ट है वो इधर दे सके यहाँ पर, है ना, और जो आधा वाला पार्ट है वो इधर दे सके यहाँ पर। समझ में आया बात? तो उसके लिए ये जो जाल जो निकालेगा, जो स्पिंडल फाइबर्स जो निकालो, स्पिंडल फाइबर्स कौन निकालता है? ये सेंट्रियोल निकालता है। कि इसको मैं पढ़ाऊंगा सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम है पूरा, जो कि 2 सेंट्रियोल का बना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लांट वाला सेल होता है, इस प्लांट वाले सेल में, इसको रहने दे क्या, ठीक है लो रहने देते हैं, कि ये जो प्लांट वाला सेल होता है, इस प्लांट वाले सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और ये जो एनिमल वाला सेल है, इस एनिमल वाले सेल में जो सेंट्रियोल है ये क्या है? ये प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। और इसमें ध्यान रखना है कि जो प्लांट वाला सेल है इसमें पाया जाता है क्या? इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। ठीक, और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है ये होता है क्या? एब्सेंट। ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, एनिमल वाला सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हालांकि ये वाला जो है ना फोटोसिंथेसिस वाला पॉइंट, ये क्लोरोप्लास्ट में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सारा चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बढ़े आगे। आप लोग लिखते हो कि नहीं साथ में? नहीं लिखते हो ना, चलो कोई बात नहीं, अगर आप लिख रहे होते तो आपको ज़्यादा समझ में आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक आपको ये सारा बात समझ में आया कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर होता है। अब अगर आपको थोड़ा सा पढ़ रखे हो सेल को, तो आप ये बात को रटते हो बार बार कि जो सेल वॉल है वो पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्लांट सेल में पाया जाएगा। चलो एक दफ़ा मान लेते हैं ना कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। अब क्या है ना कि अगर आप सेल को आप पढ़ रखे हो पहले, तो आप हमेशा इस बात को आप रटते होगे कि सेल वॉल जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है। अब आपको ये बात पता होगा शायद कि, है ना, जब आप पढ़ते हो प्लांट किंगडम, तो भाई प्लांट किंगडम में जो है बहुत सारा चीज़ आप पढ़ते हो। आप पढ़ते हो एल्गी, है ना, आप पढ़ते हो ब्रायोफाइटा, आप पढ़ते हो टेरिडोफाइटा, आप पढ़ते हो जिम्नोस्पर्म, आप पढ़ते हो एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि सेल वॉल किसमें पाया जाएगा? तो ये अंदाजा लगाएं कि भाई प्लांट सेल में अगर सेल वॉल होता है तो प्लांट किंगडम में जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये सब में तो होगा ही प्लांट सेल वॉल, और एल्गी में भी सेल वॉल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे आपसे क्वेश्चन भी पूछूँ कि भाई सेल वॉल इज फाउंड इन, है ना, और ये पहला ऑप्शन है आपके पास क्या? आपके पास है मान लो एल्गी, ठीक है, फिर है मान लो प्लांट, फिर है मान लो BGA, ठीक है, फिर है मान लो साइनोबैक्टीरिया, फिर है मान लो फंजाई, फिर है मान लो एल्गी, फिर है मान लो, एल्गी तो है ही, इसको मान लो बैक्टीरिया। ठीक है, फिर है मान लो प्रोकैरियोट्स, फिर है मान लो मोनेरा। ठीक है, इसके सामने आपको टिक करना है और ये आपका मल्टी करेक्ट है। ठीक है, चलिए बताइए सेल वॉल इज फाउंड इन किस में पाया था? ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क? ठीक है, करके लाओगे। ठीक है, चेक करेंगे हम, करके लाना। ये जवाब दे पाओगे? बताओ, जवाब दे पाओगे तो जवाब दो, चेक करते हैं कमेंट में, है ना। चलो, आ रहा है कोई जवाब? हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ कंसेप्ट आपका राइबोसोम के बारे में। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना इस बात को कि जो आपका राइबोसोम है, ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और ये आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, टेंशन ना लो, लिखने मतलब। ठीक है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और जो राइबोसोम है ना वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम जो कि एक तरह का नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी में ये पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना दिमाग में? ठीक, चलो ओके, सुनो अच्छे सुनो। जो आपका राइबोसोम है ना वो एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और राइबोसोम के साथ साथ साइटोप्लाज्म में और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट वाले सेल में क्लोरोप्लास्ट, या फिर आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता होगा? प्लांट सेल में पाया जाता होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो ध्यान से समझना बात को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्या है? ये राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका फंक्शन। ठीक है, और राइबोसोम जो है ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा कहाँ पर? ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी बोलेगा कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ये राइबोसोम अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो है, ये जो न्यूक्लियस होगा ना बीच में, ये न्यूक्लियस से अराइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER कहते हैं उसको। अब ये जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पे यहाँ पर अगर राइबोसोम अगर मौजूद हो, है ना, यहाँ पर अगर राइबोसोम अगर मौजूद हो तो इसको अगर आप छुओगे तो इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? रफ लगेगा। एकदम ध्यान सुनो बात को, है ना, कि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से इस तरह से स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर में है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर में इस तरह से रेटिकुलम के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम हो जाता है इंडो मतलब अंदर, और ये हो जाएगा प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्मा के अंदर में, इंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम के जैसा
स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर में, साइटोप्लाज्मा के अंदर में, रेटिकुलम का ऐसा स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं ER, जो कि न्यूक्लियस से ऐसे अराइज होता है, ठीक है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर में ऐसे हो सकता है कि इस तरह से राइबोसोम्स अटैच हो, इसको छूओगे तो रफ लगेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इसको बोला गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ में आया बात। तो सिंपली आपका ये मीनिंग हुआ कि जो आपका राइबोसोम्स होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखो लिखा हुआ है क्या, राइबोसोम्स इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो इन द अदर सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि एनिमल वाले सेल में हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हो सकता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में हो, इसको बोलते हैं RER। या फिर अगर प्लांट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ, समझ में आ रहा है अच्छे से? इतना तक कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है ना? ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? बढ़े आगे, चलिए। अब क्या है, ओवरव्यू है ना, तो ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि अभी देखो ये लिखा हुआ है ना, अभी क्या हुआ कि लेक्चर ये आपका प्रीमियर चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका लाइव लेक्चर नहीं है, ये प्रीमियर चल रहा है, रिकॉर्डेड सेशन होता है ये, ऐसा आपको लगता है कि लाइव की तरह है। तो एक बार रिकॉर्ड कर चुके और बीच में कट गया, वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कुछ प्रॉब्लम आया, पता नहीं स्टोरेज का प्रॉब्लम था अभी, ठीक है। तो इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। अभी आप ये मैं आपको बस एक ऑनेस्ट एफर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। 2:44 हो रहा है अभी, शायद विजिबल है ना कैमरा में? हाँ विजिबल है ना? AM हो रहा है अभी, रुको। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी लगभग 2:45 बज रहा है, मेरे आंख में नींद आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो आपको भी ठीक उसी तरीके से मेहनत क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मेहनत आपको करना है कि आपको एक अच्छा सा कॉपी, 3 कलर का पेन, सुंदर से नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, ठीक है। और आपको PYQ आपको लेना है, नीट का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस को बनाना है और आपको बताना है कि भाई क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं। कुछ दिन और वेट करना है, 10 दिन मैक्सिमम, आपका 10 डेज और वेट करना है, फिर आपका लंबा लेक्चर्स आएगा, PYQs भी एडिड रहेगा, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। अभी बस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपका लेक्चर रुके नहीं, जितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और समझते हैं हम लोग आगे अपने लेक्चर में, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल में, ठीक है, चलिए आइए। ओवरव्यू ऑफ सेल में आप ये देखो भाई बोला कि आप ये पढ़ चुके हो पहले, है ना, आप सेल के बारे में पढ़ चुके हो कि अनियन पील सेल है हमारे पास और ह्यूमन चीक वाला सेल है हमारे पास। इसको जब आप माइक्रोस्कोप में आप देखते हो तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा। जब आप अनियन वाला सेल को जब आप देखते हो, जो कि एक तरह का टिपिकल प्लांट सेल है, इसमें आपको दिखाई देगा डिस्टिंक्ट सेल वॉल, और इसका जो आउटर जो बाउंड्री होता है वही सेल वॉल है ये वाला। और ये किसके अंदर में होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है। इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको बताया था कि सेल जो है उसके अंदर में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म मतलब सेल का पानी, है ना, और वो पानी को कवर करने वाला मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो वो बह जाएगा, वो लीक कर जाएगा। इसलिए सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगा, लेकिन प्लांट वाले सेल में सबसे आउटर में, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाद भी सेल वॉल होगा जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना, वो हार्ड होता है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं होता है, ठीक। चलो, ह्यूमन वाला सेल में वो ह्यूमन का जो चीक सेल है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। डीलिमिटिंग मतलब हुआ क्या? डीलिमिटिंग का मतलब हुआ कि वो जो है ना वो लिमिटेड बाउंड्री है, वो इसका आप मीनिंग जब आप सर्च करोगे अच्छे से तो आपको मिलेगा डीलिमिटिंग का मतलब होता है वो बाउंड्री मेंटेन करना, ठीक है, वो खत्म हो जाना, वो लिमिट हो जाना, ठीक है। फिर बोला गया इनसाइड द सेल एक तरह का डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। पहली बार जो है सेल के सेंटर में गाढ़ा डेंस जैसा स्ट्रक्चर देखा गया, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर में ध्यान देना एकदम ध्यान से, सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA। ये DNA हो सकता है क्रोमेटिन के फॉर्म में हो, ये DNA हो सकता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्रोमेटिन के फॉर्म में या फिर क्रोमोजोम के फॉर्म में हो। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर DNA जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 2.25 मीटर का होता है। अच्छा एक बात समझाएं, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, ध्यान से एकदम सुनना। आपको 2010 से पहले वाले किताब में, मतलब नीट 2010 से पहले का जो क्वेश्चन आता है 2007-2004 में, आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स कैन बी कॉल्ड एज, उसका आंसर मिलेगा आपको न्यूक्लियोइड। अभी कहाँ से है भाई, ध्यान सुनना बात को, क्योंकि जो DNA है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 2.25 मीटर का है, ठीक है। तो इतना बड़ा सा DNA, 1 मीटर इतना, 2 मीटर इतना बड़ा, इससे भी ज़्यादा बड़ा DNA, वो एक छोटा सा सेल के अंदर में रहना है, तो वो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है, वो क्वाइलिंग हो जाता है ना। कैसे क्वाइलिंग होगा? तो जो DNA है, ये DNA क्या होगा ना, कुछ प्रोटीन होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं यूकैरियोट्स से, ठीक है, ध्यान सुनना बात को। यूकैरियोट्स में क्या होगा, कुछ प्रोटीन है और ये जो DNA है इसमें ऐसे ऐसे रैपिंग होगा DNA और ये प्रोटीन और ऐसे ऐसे रैपिंग होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? रिपीट कर, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट्स है उसमें भी पैकेजिंग होता है, लेकिन ये पैकेजिंग इस तरह से नहीं होता है, वो पैकेजिंग थोड़ा गरीब आदमी टाइप का होता है। गरीब आदमी मतलब वो अंडर डेवलप्ड है ना प्रोकैरियोट्स। तो वहाँ पर कैसे होता है, देखो वहाँ पर जो है वो ऐसे होगा, है ना, वहाँ पर जो है वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। वो इस तरह से होगा। ये जो लाल वाला है ना, ये लाल वाला क्या है, ये प्रोटीन है, और ये जो व्हाइट वाला है ये क्या है, ये DNA है, समझे। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, न्यूक्लियोइड। एक्चुअली में क्या आप पढ़ते होगे, सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है भाई? सोलेनोइड आप पढ़ोगे, आप फिजिक्स में आप पढ़ोगे, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में या मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे कि इस तरह का आयरन रॉड होगा और उसमें वो जो कॉपर वायर है उसको लपेट दिया जाएगा और इधर से तार स्विच में, तार स्विच में ना, मतलब बैटरी से कनेक्ट करके ऑन कर दिया जाएगा, तो ये कैसा होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। इसको बोलते हैं सोलेनोइड।
जिस शब्द के पीछे में लग गया ऑइड, है ना, सोलेनॉइड, जिसके पीछे में लग गया ऑइड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाइलिंग या फिर क्वाइल्ड। समझे बात को? तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी हुआ क्वाइलिंग। और ये क्या है, न्यूक्लियोइड। न्यूक से शब्द का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस में, है ना, ध्यान से सुनो बात को ध्यान से, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। जो यूकैरियोट्स है उसमें पैकेजिंग होता है ऐसे, और ये बनता है न्यूक्लियोसोम। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स उसमें पैकेजिंग होता है ऐसे, उसमें बनता है न्यूक्लियोइड। और क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया बात? चलो आओ, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डीएनए। अब कैसे आया तो समझ में आ रहा है ना, क्रोमोसोम है, फिर क्रोमेटिन है, फिर डीएनए। मतलब एक क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम मालूम है आपको कैसा दिखता है, ये क्रोमोसोम होता है ऐसा, ये क्रोमोसोम होता है ऐसा, इसी को किताब में तेरा ऐसा बनाता है भाई, है ना। ये क्रोमोसोम को जब आप खोलोगे ना, ये क्रोमोसोम को जब आप खोलोगे तो ये क्रोमोसोम ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया क्रोमोसोम। इसको जब आप खोले तो ये आपको दिखाई देगा क्रोमेटिन, शॉर्ट में लिखा क्रोमेटिन। ठीक है, और जब इसको और जब आप खोलोगे तो ये फिर आपको दिखाई देगा क्या, ये आपको दिखाई देगा डीएनए, है ना। आपको समझ में आएगा डीएनए ही क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन ही आगे जाकर के क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ ये यहाँ से चेंज किया है ना, ये बात को क्या बोला कि सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियाई होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल, न्यूक्लियस मतलब सिंगुलर। ठीक है, लेकिन वैसा वाला सेल जिसमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जैसा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, जो कि ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल, है ना। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज होता है, जो कि दोनों में होगा, प्लांट में होगा, एनिमल में होगा। और वेरियस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में जिंदा रखता है। कोई दिक्कत है इसमें? मतलब जितना भी रिएक्शन है वो सब किस में होगा, वो सब होगा किसमें, साइटोप्लाज्म में होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। अब यहाँ बोला कि भाई बिसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट्स वाले सेल में और भी अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन बाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, स्वाहा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? नहीं। प्रोकैरियोटिक वाले सेल में लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। ठीक है, राइबोसोम जो कि एक तरह का नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये पाया जाता है ऑल द सेल, चाहे वो यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, हर किसी में पाया जाएगा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। जॉर्ज पैलेट ने इसका डिस्कवरी किया था, बात आप आगे आकर के पढ़ोगे। ठीक है, आओ चलो आगे इधर देखो। हाँ ठीक है, हाँ क्या देखा, ध्यान दो। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल द सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एंड एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। Within the cell, ribosomes are found not only the cytoplasm, वो वाला लाइन है ना कि साइटोप्लाज्म में सिर्फ नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, अगर वो प्लांट वाला है, एनिमल वाला है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा। और देखो, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट वाले में एंड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब कुछ बात है, इसको एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, इसको दिमाग में बिठाओ। जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट वाला सेल का, फटाक से हम लोग नाम लेंगे किसका, माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है सिर्फ ये माइकोप्लाज्मा। बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है माइकोप्लाज्मा के बारे में कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट वाला सेल है और ये विदाउट सेल वॉल होता है और ये विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करता है। तीन बात आपको ध्यान रखना है, क्या, स्मॉलेस्ट कितना 0.3 माइक्रोमीटर, विदाउट सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लार्जेस्ट जो सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एग, मतलब ऑस्ट्रिच का अंडा। हाँ, उस पूरे अंडे को एक सेल से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, लार्जेस्ट सेल है वो। और क्या है, इसको ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। और आपका जो लॉन्गेस्ट सेल है, वो लॉन्गेस्ट सेल बोला गया किसको, न्यूरॉन को, मतलब वो नर्वस सिस्टम वाला न्यूरॉन, ठीक है। और कुछ बात है इसको ध्यान रखना है, क्या, कि जो ह्यूमन का जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल है, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो, सेल ग्रेटली वेरी करता है साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में। जैसे कि एग्जांपल में माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर का है। लेंथ वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो बैक्टीरिया लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल बोला गया है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच को। और ह्यूमन वाला जो रेड ब्लड सेल होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर का होता है उसका डायमीटर। और जो एक नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है, और जो सेल है वो बहुत वेरी करता है शेप में, जैसा कि डिस्क लाइक को डिस्कॉइड भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना, डिस्कॉइड। पॉलीगोनल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पॉलीगोनल, ठीक है। और क्या है, कॉल्यूमिनर, मतलब कॉलम के जैसा। और क्या है, क्यूबॉइडल, है ना, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर, है ना। ये सब बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सारा बात बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। याद हो रहा है कि नहीं अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है इसमें?
सिंपल सिंपल है ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो सारा चीज़ पढ़ा चुके थे, इसको फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ध्यान दो आओ। तो ये जो है आपका दूसरा वाला क्या है, अलग वाला में शेप दिया हुआ है, अलग अलग है ना, देखो लिखा हुआ है क्या, ध्यान दो, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो जब आप ये शेप ऑफ द सेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जिसमें होता है कैसा, बाई कनकेव, बाई का मतलब होता है 2 और ये कनकेव का मतलब क्या, ऐसे केव जैसा स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो आरबीसी है उसका शेप कैसा है, उसका शेप है बाई कनकेव, पेड़ा जैसा, पेड़ा जैसा मतलब क्या, ऐसा, देखो ध्यान दो। ओह ये कैसे बना दिया, हाँ ऐसा है ना, इधर भी ऐसे केव है और इधर भी ऐसे केव है ना, इसी को बोला है क्या, बाई कनकेव, देखो यहाँ पर दिख रहा है इधर और पीछे भी होगा, है ना। फिर क्या ये व्हाइट ब्लड सेल, अमीबॉइड है ना, अमीबॉइड एक्चुअली में इरेगुलर टाइप का हुआ, अमीबा जैसे सीडोपोडिया होता है ना, इरेगुलर जैसा, ठीक है। और ये कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर मतलब कॉलम के जैसा, ईपी मतलब आउटर, थीलिया मतलब लेयर है ना, एपिथेलिया आउटर, बकल कैविटी और ऑर्गन्स में, ट्रैकिया में, वो सब में एपिथेलिया है ना। समझ में आया बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखो यहाँ पर क्या है, नर्व सेल, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच ऐसे ऐसे ब्रांचिंग होगा, ऐसे ब्रांचिंग होगा है ना, लॉन्ग होगा। ट्राकीड्स याद है कुछ, जाइलम फ्लोएम में ट्राकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, कोलेनकाइमा है ना, ये सब क्या है, इलोंगेटेड होगा इस तरह से ना, पिट्स होता है इस सब में, ठीक है। इधर देखो मीजोफिल सेल, ये कैसा होता है, ये राउंड होता है, फिर ओवल होता है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलो आगे बढ़े हम लोग, कहाँ गया, हाँ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये देखो बताओ, इसको भी पढ़ा चुके हैं यार, सारा फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, भूल भी गए क्या क्या पढ़ाया अभी, ध्यान दो इसको अच्छे से, ध्यान दो एकदम, ठीक है। और बताओ सोच करके बताओ कि ये जो आपको जो पढ़ाया गया ये आप कहाँ पढ़े थे, ये डायग्राम, ये फिगर कहाँ का है, याद आ रहा है कुछ, क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टॉपिक आपका मोनेरा, लेफ्ट साइड में नीचे में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आप पढ़ते हो कि बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है, ये जो शेप है बैक्टीरिया का, ये जो शेप है बैक्टीरिया का, जिसको बोला गया है कोकस। और ये जो कोकस जो शेप है ना, जो कोकस शेप है, ये कोकस का मतलब हुआ स्फेरिकल, ठीक है। इसको कोकाई मतलब हो गया प्लूरल, और जो कोकस है उसका मतलब हो गया सिंगुलर। और जो बैसिलाई है, बैसिलाई का मतलब क्या हो गया, रॉड शेप्ड, ठीक है। बैसिलाई भी कह सकते हो और आप कह सकते हो बैसिलस, ठीक है। स्पाइरिला शब्द आया स्पाइरिलम से, ठीक है, या फिर नहीं स्पाइरिलम नहीं, ये शब्द आएगा स्पाइरल से, ठीक है, स्पाइरल से, और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है स्पाइरिलम, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। ये जो विब्रियो है, विब्रियो को बोला गया है कॉमा शेप्ड, ऐसा लग भी रहा है कॉमा जैसा है ना, कॉमा जैसा है ना, इसका दूसरा नाम है विब्रियम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये अलग अलग शेप है, इसको आप गौर से देखो, 3-4 मिनट, मिनट नहीं मतलब 2-3 सेकंड आप देखो अच्छे से, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ से, देखे, पूछें 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 पूछें, देख लिए हो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, इधर मेरे आंखों में देखो, मेरे आंखों में देखा कर जब मैं सवाल पूछता हूँ ठीक है, पूछे सवाल, ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया का शेप है जो कि मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, जवाब दो। या फिर ऐसा कौन सा शेप था जिसमें कि स्पोर देखा गया, आ रहा है कुछ जवाब, चीटिंग नहीं करना अभी, ठीक है, नहीं आ रहा जवाब, आओ देखो यहाँ पर, आप इसको तो देख लिए, ये सब आप देखे होगे अच्छे से, इस पर ध्यान नहीं गया होगा आपका, ये शायद गया होगा किसी किसी का। फ्लैजिलम या फिर फ्लैजिला एक तरह का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि स्विम करने में हेल्प करता है, जैसे स्पर्म में वो टेल होता है ना, वो भी फ्लैजिला का बना होता है जो उसको हेल्प करता है स्विम करने में। यहाँ देखो ये स्पोर किस में है, बैसिलस वाला में है, समझ में आ रहा है कुछ बात, NCERT इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये वाला डायग्राम आप काहे लेके आए, ये डायग्राम तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आप तो अभी सेल पढ़ा रहे हो, तो देखो यहाँ पर अभी दिखाते हैं तेरे को, दिखाएं, दिखा दें, बताओ दिखा दें, पहले इसको काटो, ये देखो दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है हेडिंग, प्रोकैरियोटिक सेल, देखो लिखा हुआ है, वेरी शेप और साइज में देखो लिखा हुआ है, 4 बेसिक शेप होता है बैक्टीरिया का, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरिलम, स्पाइरल भी बोलते हैं इसको, कॉमा शेप बोलते हैं इसको, सारा बात है लिखा हुआ, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। अब इसमें जो है ना आप एक बात समझो, ये जो आपको अलग अलग जो आपको शेप दिखाई दे रहा है ना बैक्टीरिया का, तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं लैब में, तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है, इसको ध्यान से एकदम समझना कि एक एक जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होता है वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए होता है, ठीक है। कैसे, तो इसको एक कहानी से समझो, एकदम ध्यान से सुनना बात को। अब मान लो कि आप कहीं एडवेंचर करने के लिए जा रहे हो आप, है ना, और आपके पास एकदम ओपन रूफ वाला थार बढ़िया 4x4, ठीक है, तो आपके सामने है ना, मतलब आपके डिक्की में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक, सामान मतलब वैसा वाला सामान, बढ़िया बढ़िया हथियार एकदम बढ़िया, ठीक है। क्या हथियार रखा हुआ है, बढ़िया एकदम मस्त वाला, एकदम लाठी रखा हुआ है आपके पास, एक गन रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, पत्थर रखा हुआ है आपके पास, ठीक। तो आप बताओ कि आपके सामने मान लो कि शेर आ गया, तो शेर को लाठी से भगाएगा कि गोली मारेगा बंदूक से, मान लो बंदर आ गया तो उसको गोली थोड़ी मारेंगे, उसको डंडा से हटा उसको भगा देंगे डंडी से, है ना, लाठी से।
मतलब कोई कौवा आ गया उसको पत्थर से भगा देंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि एक एक जो जानवर है उसके लिए पर्टिकुलर वेपन लेकर के आप आए थे, है ना, कि एक एक जानवर के लिए पर्टिकुलर वेपन है मेरे पास। ठीक उसी तरीके से जो एक जो एंटीबायोटिक होगा वो एक एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को स्टडी करके, उसका शेप को स्टडी करके बढ़िया से उसके लिए एक स्पेशल एंटीबायोटिक डिज़ाइन होगा जो उस पर सिर्फ काम करेगा। ठीक है, तो मान लो क्या बढ़िया से हम स्टडी करके बढ़िया से आप क्या किया, एंटीबायोटिक का बनाए, जैसे आप इंजेक्ट किए कुछ देर के बाद वो बदल गया, बदल जाता है ना, कुछ लोग बदल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बदल गया, तो अब जो चीज़ आप डिज़ाइन किए थे पहले वाला शेप के लिए वो तो अब काम नहीं करेगा, है ना। तो ठीक इसी तरीके से जो एक बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक से रेसिस्टिविटी गेन करता है, रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी गेन करता है, मतलब वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगा। आया बात समझ में। और ये ज़्यादातर तब देखा जाता है ना जब आप बहुत ज़्यादा हाई डोज का एंटीबायोटिक जब आप देते हो पेशेंट्स को, तो उस टाइम में क्या होगा ना कि बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, बहुत जल्दी जो है वो बैक्टीरिया अपना शेप को चेंज करता है, वो अपना जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्टिविटी गेन करता है, रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी गेन करता है। इसीलिए जो है ना कभी भी जो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं वो बहुत हाई डोज का एंटीबायोटिक नहीं देगा, है ना, कि लगा दिया एंटीबायोटिक दौड़ने लग गया, तुरंत फुटबॉल खेलने चला गया, समझे बात को, वो आराम से मतलब ठीक हो 2-4 दिन में वो ठीक होगा, समझे बात को। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप आगे जाकर क्या पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, तो एकदम ध्यान से समझना है बात को आपको, है ना, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या क्या होता है भाई। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में आपका होता है बैक्टीरिया, ठीक है, और क्या होगा, तो इसके अंदर में होगा बीजीए, इसी को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, और इसमें होगा PPLO, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और समझो अच्छे से, ये जो बैक्टीरिया है ये किस ग्रुप में आएगा, तो ये जो बैक्टीरिया है ये आपका आता है मोनेरा ग्रुप में। ये जो आपका बीजीए है, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों नाम साथ में है, इसको ध्यान देना। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया है, और ये है PPLO का मतलब हो गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। अब एकदम ध्यान से सुनना है बात को आपको। जो प्रोकैरियोट है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे, और ये बात कहाँ लिखा हुआ है, याद आ रहा है कुछ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लास 11th, वहाँ पर आपका लिखा हुआ ये बात कि जो आपका बैक्टीरिया है या फिर मोनेरा है, इसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका सिंपल है। क्यों इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है बताओ। इसका बिहेवियर इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका जब आप न्यूट्रिशन जब आप देखोगे, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बनाएगा, फोटोट्रॉपिक फोटॉन्स या फिर लाइट पार्टिकल, लाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाएगा। समझ में आ रहा है बात, जिसमें आपका एग्जांपल पढ़ते हो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पर ना आपका जिक्र किए थे हम लोग डीएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में और ये सब छोटा छोटा जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत चर्चा नहीं करना है अभी, क्योंकि ये सब आपका ओवरव्यू है, शुरुआत वाला चीज़ है। ठीक है, डीएनए के बारे में तो आप डिटेल में आप पढ़ते हो, कहाँ पर पढ़ते हो आप, क्लास 11th बायोमोलिक्यूल, आपका ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 149, 151, 152, वहाँ पर डिटेल में आप पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स में, न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक के अंदर में डीएनए को पढ़ोगे, तो बहुत टेंशन नहीं लेना, जो पढ़ा रहे उतना एनफ है। ठीक है, चलो नीट का सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बोलेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर है वेरी सिंपल। ठीक है, एंड इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब क्या, कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है ना, इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो नेकेड न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आइए, और क्या लिखेंगे, है ना, और लिखेंगे कि ये जो है मल्टीप्लाई हो सकता है फास्टर, है ना, कैन मल्टीप्लाई फास्टर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बताओ, याद आ रहा है कुछ। ध्यान से आपको समझना इस बात को कि जो आपका प्रोकैरियोट्स है, जो आपका बैक्टीरिया है, उससे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया पहले नीट में 2007, 2004, 2005 में, कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर होता है, या फिर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो इसमें तो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो इसमें नहीं है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पाया जाएगा जिसका नाम है मीजोजोम। आया बात समझ में, ये मीजोजोम ही है जो कि सारा फंक्शन करता है। क्या होता है मीजोजोम, और वो जो दोनों जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर क्या, उसका आंसर है मीजोजोम। अब देखो मीजोजोम क्या होता है,
जब एक बैक्टीरिया को आप देखोगे ना, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ एक्सटेंड होता है ना, एक्सटेंशन, द इनर एक्सटेंशन या फिर इनफोल्डिंग्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मीजोजोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करता है। ये हो सकता है ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में हो, ये हो सकता है ऐसे वेसिकल के फॉर्म में हो, या ये हो सकता है कि ऐसे लैमिनर के फॉर्म में, लैमिना के फॉर्म में चित्रा हुआ हो, समझे बात को, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मीजोजोम is the only cell organelles, ठीक है, for all the vital function। इसके अलावा हम लोग इस बात को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जो आपका प्रोकैरियोट्स है उसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। अब राइबोसोम क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है तो इसमें राइबोसोम कितना होगा, 70S का होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें आप ध्यान दो, ये जो आपका प्रोकैरियोट्स है, जो बैक्टीरिया है, इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें कुछ छोटा छोटा सब्सटेंस है जो कि स्टोर्ड रहता है, और वो स्टोर्ड रहेगा इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी। और बाकी आपको मीजोसोम तो आपको पता ही है कि सारा फंक्शन यही करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट, अच्छे से एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या हो गया, एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे। कॉन्सेप्ट है आपका किसका, ध्यान दो। ये जो बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन जीनोम, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जीनोम। अब ध्यान देना, इस मेन जीनोम के बाहर में, इस मेन जीनोम के बाहर में, इस मेन जीनोम के बाहर में एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होगा। फिर से सुनिए, एकदम ध्यान सुनिए। ये जो सेल है ये क्या है, ये जो सेल है ये क्या है, ये सेल बैक्टीरिया है, या फिर ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। या तो ये बैक्टीरिया है या तो ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, अभी तुम समझो अच्छे से। ये जो आपका बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट है, इसका ये मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जीनोम के आउटसाइड में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या होता है इसका डेफिनेशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट आउटसाइड द मेन जीनोम, ठीक है। फिर से सुनिए ध्यान से, मेन जीनोम के बाहर में मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए है ना, सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंड होता है, ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द मेन जीनोम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना। अब ये जो है ना, जो प्लाज्मिड है, आपका किताब लिखता है, आपका किताब लिखता है, ये जो प्लाज्मिड है, पहले ना बुक वाला बात हम लोग समझते हैं, ठीक है, मतलब लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, इसको डिकोड करेंगे एक चीज़ को, ठीक। और देखो इसमें कहता है प्लाज्मिड जो है ना, प्लाज्मिड जो है कंटेन करता है क्या, कंटेन करता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है ना, ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन क्या करता है ना, क्या करता है, इसका जो है फंक्शन क्या है, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, एकदम ध्यान से समझिए अच्छे से, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये बहुत मेन बात है, यहाँ से पक्का आपका एक एमसीक्यू आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मिड है, ध्यान से समझना। मैंने आपको कुछ भी आपको नहीं समझाया है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बातें लिखा हुआ मैंने, समझाऊंगा भी मैं आपको कुछ देर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, बताओ यहाँ तक क्लियर है, इसको समझाएं, क्या समझाया अभी तक, देखो
ये आपका बैक्टीरिया फिर प्रोकैरियोट, ठीक है। ये आपका मेन जीनोम के बाहर में ये प्लाज्मिड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए, जो कि पाया जाता है आउटसाइड द मेन जीनोम, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये केपेबल होता है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए, आपको हम समझाएंगे ये वाला बात और ये दोनों बात आपको भी समझाएंगे, ठीक है। बाकी आपको डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं ये बताओ, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो समझाएं इसको, ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। क्या होता है इसका कंसेप्ट, एकदम ध्यान से समझना इस बात को कि जब भी हम लोग एंटीबायोटिक्स जब यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन किसी किसी बैक्टीरिया में एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, किसी किसी बैक्टीरिया में ये जो मेन जीनोम है इसके बाहर में क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ध्यान से एकदम समझना है बात को, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, प्लाज्मिड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई जीन हो, यहाँ पर जो है कोई जीन हो, ठीक है, या हो सकता है कोई यहाँ पर जीन हो, ठीक। फिलहाल हम लोग समझेंगे एकदम अच्छे से कि मान लो यहाँ पर जो जीन है, ये जीन है कौन सा मालूम है, ये जीन है अच्छा जीन क्या होता है पहले ही समझा दें। देखो जीन का मतलब क्या है, क्लास 9th का ये डेफिनेशन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। नहीं समझ में, सुनो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए में स्टोर है। तो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, इसकी जो मम्मी है तो शॉर्ट हाइट की, इसके पापा लंबे हाइट के, हो सकता है इसका हाइट वाला जीन आया होगा इसके पापा में, इसके बच्चे में। हाइट वाला जीन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि सारा इन्फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल डीएनए में था और कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें कि हाइट वाला इन्फॉर्मेशन था, वही तो है वो सेगमेंट जिसको हम लोग जीन बोल रहे हैं। आया बात समझ में। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये भी क्या है, वो सर्कुलर डीएनए ही तो है। तो डीएनए का ये सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। कौन सा जीन है, तो ये है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, ठीक है। ध्यान से समझना एकदम बात को, ठीक है। मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, ठीक है। अब कौन सा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, तो इसमें मान लो कि टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। अब क्या होता है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, समझो अच्छे से। जैसे आप पढ़ते हो ना एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, अच्छा नहीं सुने हो, ठीक है, सुनो अभी। पेनिसिलिन तो सुने होगे, पेनिसिलिन नहीं सुने तो समझो कि एंटीबायोटिक है। जैसे कि मान लो पेनिसिलिन, ये जो पेनिसिलिन है क्या है, ये एंटीबायोटिक, जो क्या करेगा, एंटीबायोटिक जैसे आप डालोगे ना बैक्टीरिया पे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे पेनिसिलिन होता है वैसे ही क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, केनामाइसिन, ये सब क्या नाम है, ये सब नाम है आपका एंटीबायोटिक का। कोई दिक्कत इसमें नहीं, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये मेन जीनोम है, मेन जीनोम के बाहर में प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जीन है, जिस जीन का नाम क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे कि मान लो टेट्रासाइक्लिन। कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान सुनो। अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ कि आप मान लो ना, आप क्या कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि मान लो आपके पास यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है। अब ये जो पेड़ है इसमें मान लो कोई मिर्ची उग रहा है, जो मिर्ची में तीखापन है ही नहीं, बहुत कम है तीखापन, और जो इसमें पल्पीनेस बहुत ज़्यादा है ना। तो ये जो मिर्ची है वो अच्छा फसल थोड़ी है कि इसमें तीखापन है ही नहीं और पल्पीनेस बहुत ज़्यादा है, मोटाई बहुत ज़्यादा है मिर्ची में। तो आप एक ऐसा मिर्ची का तलाश करोगे जिसमें तीखापन भी बहुत ज़्यादा हो, पल्पीनेस भी बहुत ज़्यादा हो, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो है वो परफेक्ट चीज़ का मिलना बहुत मुश्किल है, परफेक्ट इंसान बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो वैसे परफेक्ट चीज़ आपको बहुत कम मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास इंसान पहले से है उसी को आपको बेहतर बनाना है, उसी को आपको परफेक्ट बनाना है, ठीक है। बेहतर के तलाश में नहीं रहना है, जो चीज़ आपके पास में है उसी को आपको बेहतर बनाना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट भी इसको क्या करेगा, इसको बेहतर बनाएगा। कैसे इसको बेहतर बनाएगा, समझो अच्छे से। इसको बेहतर कैसे बनाएगा, ये सोचेगा कि भाई चलो कोई और हम लोग मिर्ची का पौधा ढूंढते हैं जिसमें हो सकता है कि पल्पीनेस बहुत कम हो, मोटाई बहुत कम है, लेकिन इसमें तीखापन बहुत ज़्यादा हो, है ना, तीखापन बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है तीखापन बहुत कम है ना, लेकिन पल्पीनेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, तीखापन बहुत ज़्यादा, पल्पीनेस कम है। तो अपने को क्या चाहिए, पल्पीनेस भी ज़्यादा चाहिए और तीखापन भी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ तीखापन कम है तो यहाँ तीखापन ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, तो आपको बताए थे क्या कि सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन,
वो कहाँ होता है, वो है ना, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए में स्टोर होता है। तो हो सकता है ना ऐसा कोई जीन होता होगा जो जीन तीखापन बनाता होगा, तो वो वाला जीन को हम लोग ले आएंगे और वो वाला जीन को हम लोग इसमें डाल देंगे। आया बात समझ में? ध्यान से सुनिए, एकदम एकदम ध्यान से सुनिए। क्या किया हम लोग, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। हम लोग ये बताए कि भाई ये आपके पास एक मिर्ची का पौधा है, इस मिर्ची के पौधा में यहाँ पर मिर्ची लगा हुआ है, इसमें तीखापन बहुत कम है और पल्पीनेस बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या किए, कोई दूसरा वाला पौधा खोजे जिसमें कि तीखापन ज़्यादा था। तो तीखापन के लिए कोई जीन होता होगा, डीएनए का कोई सेगमेंट जीन होता होगा, यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता होगा इसको तीखापन बनाने के लिए, है ना। तो आप क्या किए, जो वाला जीन तीखापन के लिए रिस्पॉन्सिबल था उस जीन को आप लाए, और उस जीन को आप इसमें घुसेड़ दिए। आया बात समझ में? तो फिर इसमें तीखापन चला गया ना। लेकिन जितना आसानी से मैंने इसको कह दिया इसको इसमें घुसेड़ दिए, उतना आसानी से जाएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पर एक वेकिल लाना पड़ेगा, वेकिल या फिर वेक्टर, और उस वेकिल या वेक्टर में इसको बिठाना पड़ेगा, फिर इसको जा करके इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आया बात समझ में? अब उसी वेकिल या वेक्टर को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। आया बात समझ में? ये है वो प्लाज्मिड। मतलब ये है कि अगर कोई होस्ट बॉडी है जिसमें कोई डीएनए काट करके लाए और उसमें ट्रांसफ़र करना है, तो वो डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, कोई वेक्टर लाना होगा और उस वेकिल या वेक्टर में इस डीएनए को जोड़ना पड़ेगा, फिर ये जो है इस होस्ट में इसको भेजेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब समझिए अच्छे से, एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, क्या समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक। ये क्या है, प्लाज्मिड है ना। देखो थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। सिर्फ एक लाइन एनसीईआरटी में ये जो लाइन दिया हुआ है ना कि इट हेल्प्स इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इट हेल्प टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक लाइन को समझाने के लिए उतना मेहनत कर रहे हैं। 11th क्लास में रहते हुए आपको ये लाइन कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करेगा, तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा ये सब चीज़। तो एकदम ध्यान दो और ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो आप फोकस करो। तो ये जो प्लाज्मिड है ना, ये जो प्लाज्मिड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये जो जीन है ना, ये जो जीन है, इस जीन को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस जीन को जोड़ने के लिए एकदम ध्यान से सुनना बात को, इस जीन को जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप कट लगाओगे, ऐसे आप कट लगाओगे। पहले कट जब आप लगाओगे तो कैसा दिखेगा मालूम है, जब आप इसमें कट लगाओगे ना, जब आप इसमें कट लगाओगे तो ये आपको मालूम है कैसा दिखेगा। जब आप इसमें कट लगाओगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? बताओ, कट लगाओगे तो इसमें ऐसा दिखाई देगा, ये है ना। अब समझना है अच्छे से, एकदम ध्यान से समझना है। ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन था, ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या है, ये तो जीन है। कौन सा वाला जीन है, टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें एक बात ध्यान दो, ठीक है, एक लाइन को याद रखो, जिसका एक बार कट जाता है ना, जिसका एक बार कट जाता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। याद रहेगा ये बात कि जिसका एक बार कट गया वो नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो इसको आप समझो कि अगर इसको जो है, ये जो जीन है, ये जीन को अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको काटना पड़ेगा, और अगर आप एक बार काट दिए तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। कौन, जो चीज़ काटा है। क्या कट गया, ये व्हाइट वाला जीन कट गया। ठीक है, और ये सब क्या था, ये क्या था, ये जो है ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड ऐसा गोल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसी में हो सकता है कि यहाँ पर कोई ये जीन हो, ये जीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और मान लो यहाँ पर आपको कोई चीज़ अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए पहले आपको काटना पड़ेगा। काट दोगे तो कैसा दिखाई देगा, काट दोगे तो ऐसा दिखाई देगा, फिर उसके बाद आप इस चीज़ को आप यहाँ पर आप ऐसे करके आप जोड़ दोगे। आया बात समझ में? तो जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए आपको काटना पड़ा, काट दिया तो आप नॉन फंक्शनल हो गया, मतलब कि जो व्हाइट वाला जीन था वो नॉन फंक्शनल हो गया। और जब आप जोड़ोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखो, जब आप जोड़ोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए जीन इज एडेड टू द tetracycline segment of gene that resulted in the loss of antibiotic property of tetracycline। चलो बताओ, ये बात आपको समझ में आया?
कि एक जीन को हम लोग ऐड कर दिए, और जब एक जीन को हम लोग जब ऐड किए, अच्छा ये जीन को जब हम लोग ऐड किए तो ऐड करने से क्या हुआ, टेट्रास, देखो ये जीन इज एडेड टू द टेट्रासाइक्लिन सेगमेंट ऑफ जीन, है ना, दैट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। मतलब ये जीन को जब आप यहाँ पर जोड़े तो जोड़ने के लिए आपको पहले काटना पड़ा होगा, और एक बार जिसका कट गया उसका नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो अगर ये जीन व्हाइट लगा एक बार कट गया होगा तो नॉन फंक्शनल हो गया, मतलब ये टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक से इस बैक्टीरिया को बचाता। मतलब ये हुआ कि नॉर्मल वाला बैक्टीरिया में जिसमें किसी भी तरह का कोई प्लाज्मिड नहीं है उसमें कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप डालते तो मर जाता, वो मर जाता। लेकिन यहां पर जो बैक्टीरिया है इसमें जो प्लाज्मिड है इसमें कोई जीन है, टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है, तो अगर आप इसमें इसको छोड़ के कोई और एंटीबायोटिक अगर आप डालोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक अगर आप डालोगे तो ये जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टिविटी, सुरक्षा देने के लिए इसके पास जीन है। लेकिन आप इसी जीन में आप कोई और जीन को आप जोड़ दिए। ये जीन आप क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हो कि ये जीन को किसी होस्ट में हम भेजें, या हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी करें, है ना, या आप में भेज दें, मेरे में भेज दें, है ना। तो आप इसको एज अ वेक्टर आप इस्तेमाल करना चाहते हो इस प्लाज्मिड को, तो आप इस जीन को आप जैसे इसमें ऐड किए तो इसको कट करना पड़ा होगा। कट जैसे आप किए तो फिर ये जो है ये नॉन फंक्शनल हो गया। क्या नॉन फंक्शनल हो गया? ये टेट्रासाइक्लिन वाला जीन। तो जैसे आप इसको इसमें ऐड किए तो फिर ये क्या हो गया, जीन इज एडेड टू द टेट्रासाइक्लिन सेगमेंट ऑफ द जीन। लेकिन वो क्या हुआ, वो लॉस कर गया एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। अब एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए बात, एकदम ध्यान से सुनिए। अब आपके सामने जो है दो बैक्टीरिया है, ठीक है। एक बैक्टीरिया है यहाँ और एक बैक्टीरिया है यहाँ, ठीक है। एक के पास है ये वाला प्लाज्मिड और एक के पास है ये वाला प्लाज्मिड। एकदम ध्यान से बताओ, ठीक है, ध्यान से बताओ, सुनो अच्छे से। ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, क्या इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में किसी को हम ऐड किए हैं क्या यहाँ पर? क्या ये कटा है? क्या नहीं कटा है। तो अगर ये नहीं कटा है, और अगर आप यहाँ पर इस दोनों को कोई मीडियम जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन मीडियम में अगर आप डाल दियो, छिड़क दियो, प्लेट में अगर आप रख दियो दोनों को, तो ये वाला बैक्टीरिया, ए नंबर वाला बैक्टीरिया जिंदा है कि मर जाएगा? बताओ। इसका वाला जो प्लाज्मिड है जिसमें कि ये वाला जीन है, ये जीन तो इंटैक्ट है, इसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं लगा हुआ है, तो ये सुरक्षा तो देगा। इसका मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया है ये जिंदा रहेगा। लेकिन इस वाले प्लाज्मिड को आप देखो, इस वाले प्लाज्मिड में तो कटिंग किया हुआ है ना। कैसे? क्योंकि रेड वाला ये जीन हम लोग ला करके जोड़े हैं, मतलब जोड़े हैं तो मतलब काटना पड़ा होगा पहले। अगर हम लोग काटना पड़ गया अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन फंक्शनल हो गया। तो ये सुरक्षा दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। मतलब ये जो बी वाला है वो क्या हो जाएगा, ये डाई कर जाएगा। आया बात समझ में? और यहाँ पर आपको एक शब्द आपको जानना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो समझिए अच्छे से, ध्यान सुनिए। एक मूवी आया था बहुत पहले 2007 या 6 में जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब था कि कोई कार था और वो चलते चलते रोबोट बन जाएगा, रोबोट है वो कार बन जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। या फिर इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन देन वर्सेस नाउ, पहले मैं ऐसा था फिर मैं ऐसा हो गया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। आया बात समझ में? तो आप सिंपली ये बात बताओ, ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। तो आप सिंपली ये बताओ कि ये प्लाज्मिड के होने से क्या हम लोग ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा वाला बैक्टीरिया जिंदा रह गया, कौन सा वाला बैक्टीरिया मर गया? या फिर इसी प्लाज्मिड को अगर मान लो हम लोग कोई नॉर्मल वाले बैक्टीरिया में अगर मान लो हम लोग भेजते, नॉर्मल वाला बैक्टीरिया, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, तो इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं, तो कोई रेसिस्टिविटी नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, कोई भी एंटीबायोटिक डालो ये मर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? नॉर्मल वाला बैक्टीरिया कोई भी एंटीबायोटिक डालो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है इतना। अब आप क्या किए, इस वाले प्लाज्मिड को, है ना, मतलब नॉर्मल वाले प्लाज्मिड को, ये रुको हम फिर से बनाते हैं एक बार, ध्यान देना। अब आप क्या किए, मान लो कि आप इस वाले प्लाज्मिड को आप इसमें आप भेजना चाहते हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये सक्सेसफुली भेजा जाए, या हो सकता है कि ये सक्सेसफुली नहीं भेजाए, है ना। तो अगर ये भेजा गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि ये नहीं भेजाए तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जो भेजा गया उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आया बात समझ में?
तो एकदम ध्यान से सुनना, इस बात को समझना अच्छे से कि ये वाला जो आपका प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जिसमें ये वाला जीन है, ये वाला अगर चला गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर इसमें अगर नहीं जा पाया, अगर फेल हो गया ये, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर ये चला जाता और फिर अगर आप इसको रखते कल्चर प्लेट में, किसके अंडर में आप रखते, टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर में रखते हैं, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है ना, तो फिर क्या होता है, ये जिंदा रहता है कि मर जाता, जिंदा रहता है। ये कोई दिक्कत है इसमें नहीं। लेकिन अगर ये अंदर अगर नहीं जा पाता, ये बाहर ही छूट जाता है ना, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, मतलब ये जो है आपका दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ठीक है, एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ये आपका दिखाई देगा कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, है ना। ये वाला क्या है, ये वाला है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ये वाला क्या है, ये वाला है ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेंट वाला को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला को अगर आप रख दोगे किसमें, एक सॉल्यूशन में, टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में, तो इसमें तो भाई कोई भी प्लाज्मिड है ही नहीं। टेट्रासाइक्लिन तो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक डालोगे तो मरे जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये मरे जाएगा, है ना, मर जाएगा ये। लेकिन ये इसमें तो है एंटीबायोटिक, इसमें आप डाल दिए, ये प्लाज्मिड डाल दिया आप इसमें, तो ये तो इसको रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा। तो आप बताइए, एकदम ध्यान सुनिए बात को, कंसेप्ट मेन आपका ये वाला था, है ना। और यहाँ से आपको शॉर्ट में आपको बताए, क्या बताया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया शॉर्ट में, एकदम ध्यान से सुनना है बात को। ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया शॉर्ट में, है ना, कि ये प्लाज्मिड के कारण ही हम लोग बैक्टीरिया में होने वाले चेंजेस को हम लोग समझ पा रहे हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग समझ पा रहे हैं। अगर मान लो कोई नॉर्मल वाला बैक्टीरिया है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, तो फिर कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे वो मर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई नॉर्मल वाला बैक्टीरिया है, उसमें मान लो कोई प्लाज्मिड जिसमें कि मान लो टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, इसको अगर आप डाल दिए बिना कोई कटिंग किए, बिना कोई और जीन को ऐड किए, अगर आप इसको डालोगे इसमें, तो फिर ये वाला बैक्टीरिया के पास भी वो सुपर पावर आ जाएगा, जो सुपर पावर इस प्लाज्मिड के पास पहले था। क्या था इस प्लाज्मिड के पास पहले से, इस प्लाज्मिड के पास पहले था टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, जो कि बिना कटा हुआ था। तो ये अगर इसमें गया तो इसके पास भी पावर आ जाएगा ना। तो अब इसको अगर आप रखोगे टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में, डुबा के रखोगे, फिर भी ये जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास वो जीन है जो इसको रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा। समझ में आया बात। तो यही जो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब ये वाला ये जो आपका प्लाज्मिड है, ये वाला अगर इसके अंदर अगर चला गया, नॉर्मल वाले बैक्टीरिया के अंदर अगर चला गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर, तो फिर ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। और अगर ये अगर नहीं जा पाता, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो फिर ये इसके अंदर में कोई प्लाज्मिड नहीं गया, तो फिर ये मर जाता। समझ में आया बात। तो क्या हम लोग इस प्लाज्मिड से मॉनिटर कर पा रहे हैं कि नहीं, कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? कैसे कर पा रहे हैं? बैक्टीरिया के जिंदा रहने से या फिर मर जाने से। मतलब ये कुछ वही कहानी हो गया कि इलेक्ट्रिक का तार छिला हुआ है और उसको छू के देख रहे हैं कि करंट है कि नहीं है। अगर जिंदा रह गए तो करंट नहीं था, और अगर तो करंट था, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। मेन जो कंसेप्ट है वो है, बड़ा है कंसेप्ट, है ना। चलिए आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, कि फिर से गायब हो गया, फिर से हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा? फिर नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब देखो भाई, समझाते हैं तेरे को। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, रुको कहाँ गया, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो रिप्रेजेंट होता है बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, माइकोप्लाज्मा से और पीपीएलओ से। हाँ, माइकोप्लाज्मा भी होता है, छूट गया, उसमें माइकोप्लाज्मा लिख लेना यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर लिखना माइकोप्लाज्मा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक वाला में यहाँ पर लिखना, कहीं माइकोप्लाज्मा लिख दे रहे। लो समझा चुके हैं बहुत बार माइकोप्लाज्मा रे। चलो आओ। स्मॉलर होता है ये, ठीक है, स्मॉलर होगा, हाँ, मल्टीप्लाई करेगा मोर रैपिडली देन द यूकैरियोट्स, ठीक है। शेप वाला चीज़ बता चुके। ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट का फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में वाइड वैरायटी ऑफ शेप और फंक्शन होगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। और प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, हाँ नेकेड होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए एक सिंगल क्रोमोजोम या फिर सर्कुलर डीएनए होता है, मेनली बैक्टीरिया में होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये जो डीएनए होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड होता है इसमें यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। यूनिक फिनोटिपिक का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई दे। फिनोटिपिक, सुनो ध्यान सुनो, अगर ये कोई प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के पास अगर ये कोई जीन है, जिस जीन को हम लोग बोल रहे हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन,
तो ये रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करेगा एंटीबायोटिक से, तो ये सुरक्षा दिखाई देगा ना बाहर में, कैसे दिखाई देगा? तो फिनोटिपिक कैरेक्टर देखो, फिनोटिपिक मतलब जो बाहर से दिखाई दे, हम लोग मेंडल में पढ़ते थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर टॉलनेस डॉर्फनेस, तो जो बाहर से दिखाई दे टॉलनेस या फिर डॉर्फनेस को बोलते हैं फिनोटाइप, और अंदर में जो कैपिटल टी स्मॉल उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो ये अगर रेसिस्टिविटी का प्रोवाइड करेगा तो इसका जिंदा रहना या फिर मर जाना ही दिखाएगा ना फिनोटिपिक, तो उसको बोलते हैं क्या कि इसमें फिनोटिपिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, देखो है लिखा हुआ कि उसमें से एक कैरेक्टर क्या है, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। हायर क्लास में आप ये बात पढ़ोगे जाकर के कि जो प्लाज्मिड है डीएनए का, उसको यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, क्या मॉनिटर करने के लिए? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को, है ना, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को विथ फॉरेन डीएनए। अगर मैं चाहता तो आपको सिर्फ इस वाले डिमॉन्स्ट्रेशन से मैं प्रूफ कर देता उस लाइन को, है ना, कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को वो क्या कर रहा है, वो मॉनिटर कर रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ, डाई कर गया कि लीव कर गया, है ना। लेकिन क्या लिखा हुआ है? फॉरेन डीएनए लिखा हुआ है। ये जो लाल वाला जो जीन है, इसी को बोला गया है क्या? इसी को बोला गया है फॉरेन डीएनए या फिर फॉरेन जीन। आया बात समझ में? ये कंसेप्ट बहुत डिटेल कंसेप्ट है बाबू, इसी पर पूरा चैप्टर पूरा बेस्ड है आपके क्लास 12 का। ठीक है ना, लिखा हुआ फॉरेन डीएनए ना। चलो समझ में आ रहा है ना बात? फिर से एक बार समझाया क्या? आप हायर क्लास में इस बात को आप पढ़ोगे कि ये जो प्लाज्मिड जो होता है डीएनए का, उसको यूज़ किया जाता है मॉनिटर करने के लिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को विथ फॉरेन डीएनए। आया बात समझ में? फॉरेन डीएनए को जब हम लोग ऐड कर रहे थे तो क्या क्या हो रहा था आपको ये बात तो बढ़िया से पता ही है कि फॉरेन डीएनए मान लो कि यहाँ पर आप ऐड कर दिए, तो ऐड करने के लिए आपको कट लगाना होगा। कट लगाया मतलब जिसका कट गया उसका नॉन फंक्शनल। तो ये वाला जो है टेट्रासाइक्लिन मीडियम में अगर आप रखे हो तो ये तो डाई कर गया भाई, लेकिन यहाँ पर तो कट नहीं लगा है तो ये तो जिंदा रह गया भाई, ये तो जिंदा रह गया भाई, है ना। तो इससे तो मॉनिटर हो जा रहा है ना भाई, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें नहीं हुआ, क्या हुआ? बुझाया बात? बुझाया कि नहीं बुझाया? क्या करे बताओ? ठीक है, फिर बोला क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, है ना। कोई और ऑर्गेनेल जो है नहीं पाया जाता है यूकैरियोट की तरह, है ना, समझे? क्या क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में कुछ और भी यूनिक फॉर्म का इंक्लूजन बॉडी भी होता है, इंक्लूजन भी होता है ना। स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग मीजोजोम कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, जो एसेंशियल इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का। क्या आपको यहाँ तक अच्छे से 100% आपको क्लियर है? क्या आपको यहाँ पर अच्छे से 100% आपको क्लियर हो रहा है? आई होप यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत डेप्थ है जिसको लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि आप जब नीट का एग्जाम दोगे तो आप 11 12 दोनों ही आप पढ़ करके रखोगे तो आपको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक लाइन समझाने के लिए वो उतना डिटेल एक्सपेरिमेंट आपको बताए। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है सब कुछ, है ना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। ठीक है, 4 बज गया है ना, जा रहे हैं सोने, दे घड़ी दिख रहा। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।